हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दिल्ली इंसेंटिव्स फॉर ई साइकिल्स। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने दिल्ली में निकाली हैं ई साइकिल्स एंड ये आ रही है अंडर ई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जहाँ पर बात किया जा रहा है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक साइकिल लेगा तो उसको कुछ इंसेंटिव, कुछ डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अंदर वो कार्गो पैसेंजर साइकिल्स होंगी जिनकी स्पीड लेस देन 25 किलोमीटर पर आवर की होती है। ये जो बाइसिकल है इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होगा जो कि इसी के अंदर फिट किया जाएगा एंड ये जो राइडर्स हैं उनको हेल्प करेगी अगर वो हमेशा पैदल ही चलते हैं, तो अगर वो पैडल करते हैं साथ के साथ उसी टाइम में। जो ये साइकिल मोटर है उसके अंदर 30 मिनट्स का पावर ऑफ लेस देन 0.25 किलोमीटर का होगा, जिसकी आउटपुट बहुत कम होगी एंड ये बाद में स्पीड रीच अप कर जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये ब्रेक्स और रिफ्लेक्टर्स की तरह भी यूज़ कर सकता है एंड जो साइकिल लाइंस होती हैं और पाथ होते हैं उनके थ्रू भी आप वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हो। तो यहाँ पर उसकी वेट, साइकिल स्पीड, किलोमीटर की रेंज, सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो स्कीम के बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट 10,000 बायर्स होंगे इस पर्टिकुलर साइकिल के, उनको 5500 का जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा और जो फर्स्ट 1000 इंडिविजुअल ऑनर होंगे इस साइकिल्स को, उनको एडिशनल 2000 का इंसेंटिव दिया जाएगा। और जो परचेज इंसेंटिव है एमआरपी का 33% वो दिया जाएगा 15,000 तक का, वो देगी गवर्नमेंट। वो किसको देगी? वो उनको देगी जो पहले 5000 लोग होंगे जो ई कार्गो बाइसिकल को खरीदेंगे और ई कॉमर्स ड्राइवर्स एंड फूड डिलीवरी में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है? पोल्यूशन कम करने की कोशिश कर रही है, रोड्स के ऊपर कंजेशन कम करने की कोशिश कर रही है और जो डिलीवरी हमारी इतनी ज़्यादा फूड डिलीवरीज चलती हैं, कॉमर्स ड्राइवर्स चलते हैं, तो उनको भी यहाँ पर असिस्ट किया जाएगा। तो उनको भी हम ई साइकिल्स की तरफ लाने की बात कर रहे हैं। तो इन सब इंसेंटिव्स के बाद जो दिल्ली है वो फर्स्ट स्टेट यूटी बन चुके हैं जो पूरे नेशन में ई साइकिल को प्रमोट करेगी। स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स देखते हैं। जो स्क्रैपिंग इंसेंटिव्स होंगे वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे बायर्स को ई कार्गो साइकिल के एंड ई साइकिल्स के। जो इंसेंटिव होंगे अंडर दिस पर्टिकुलर पॉलिसी वो होगा 3000 पर व्हीकल एंड यहाँ पर आपको डी रजिस्टराइजेशन होगा, स्क्रैपिंग होगा ओल्ड व्हीकल्स का जो कि रजिस्टर किए गए हैं दिल्ली में। अब देखते हैं कौन कौन से इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। जो इंसेंटिव है ये क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है ई साइकिल्स की, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, कंजेशन है, तो उसी वजह से जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो चाहती है कि दिल्ली को वो इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल कैपिटल ऑफ इंडिया बना दे, इसलिए वो प्लानिंग कर रही है कि ये काम करती रहे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्केल इन दिल्ली, इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अंडर जो दिल्ली है उसके अंदर अराउंड 46,000 ईवीज़ हैं जो कि सोल्ड हो चुके हैं। मार्च 2020 में 12.6% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं दिल्ली की जो ट्रैफिक है उसमें एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल भी हो चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल का दिल्ली में। तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, जहाँ पर अब हमारी दिल्ली गवर्नमेंट बात करी है डी कंजेशन ऑफ रोड्स की एंड पोल्यूशन की। नेक्स्ट इज़ नियर आइडेंटिकल ट्विन ऑफ जुपिटर प्लैनेट। तो हमें जो जुपिटर प्लैनेट है उसका मिलता जुलता उसका साथी मिल चुका है जो उसी की तरह दिखता है, उसी का साइज़ है, उसी का मास है। तो देखते हैं कौन है ये जुपिटर का ट्विन। ये और उसी सिमिलर डिस्टेंस पर है जो कि इससे स्टार से सन और जुपिटर के बीच में जो डिस्टेंस है ये सिमिलरली सन एंड दैट पर्टिकुलर प्लैनेट के बीच में सेम डिस्टेंस है। ये जो न्यू प्लैनेट है इसका नाम देखते हैं। इसका नाम है K22016 BLG0005 LB। ये एक्सो प्लैनेट है जिसको डिस्कवर किया है नासा के केपलर टेलीस्कोप ने एंड ये जो केपलर टेलीस्कोप है इसने 2700 प्लैनेट्स को ऑलरेडी डिस्कवर किया है मिल्की वे गैलेक्सी में, क्योंकि अर्थ की जो गैलेक्सी है दैट इज़ मिल्की वे गैलेक्सी। और जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट है ये 17,000 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। अब देखते हैं कि प्लैनेट कैसे स्पॉट किया गया है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी है रिलेटिविटी की एंड जो ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग मेथड है उसको साइंटिस्ट ने यूज़ किया है ताकि जुपिटर के ट्विन को ढूंढा जाए। उसको फिर बाद में उन्होंने स्पॉट किया है। बाद में उसको सपोर्ट करने के उन्होंने उसको टेम्परली मैग्नीफाई किया है, लाइट बेंड करी है ताकि कुछ आइडिया मिले इसके बैकग्राउंड के, इसके सरफेस के बारे में फ्रॉम अ बैकग्राउंड स्टार। तो यहाँ पर उसके बारे में हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। और जो ARXIV.org है जिन्होंने इस स्टडी को पब्लिश किया है वो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट किया है रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में। उसके बाद ये सोसाइटी के हेड एंड चीफ के मेंशन किया गया है डाटा। अब देखते हैं फीचर्स देखते हैं इस न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट के। जो न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट है ये जुपिटर का ट्विन है, सेम मास है एंड ये जो पोजीशन है सन और जुपिटर के बीच में सेम एग्जैक्टली इसकी सन एंड दिस पर्टिकुलर प्लैनेट के बीच में सेम डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है।
यानी पहली बार हुआ है जो आइंस्टाइन की माइक्रोलाइंसिंग मेथड के थ्रू ये यूज़ किया गया है विद द हेल्प ऑफ केपलर टेलीस्कोप। तो हमने आइंस्टाइन का जो मेथड था कि एक प्लैनेट को डिस्कवर करने के लिए मेथड का यूज़ किया है, दैट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस कि उनका जो मेथड है दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। Now, next is about suspension of Russia for UNHRC, that is Human Rights Council of United Nations। उससे रशिया को बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि कल हमने आर्टिकल पढ़ा था कि जब रशिया ने विड्रॉ किया है यूक्रेन से, उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का बहुत बुरी हालत में पाए गए हैं कि कोई डेड थे, किसी के हाथ पैर बंधे हुए थे, कोई इंजर्ड थे और कुछ लोग छुपे हुए थे। तो वो सब बाहर आए हैं जब रशिया ने विड्रॉ किया है एंड ह्यूमन राइट वायलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो इसलिए रशिया को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो भी वायलेट कर रहे हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स इन यूक्रेन। अब UNHRC के बारे में देखते हैं। एक तरह से इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, अंडर ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस के अंडर है, जो पूरे वर्ल्ड में लोगों की ह्यूमन राइट्स के को प्रोटेक्ट करती है और उनको प्रमोट करने की बात करती है। जो UNHRC है ये इन्वेस्टिगेट करती है कि कैसे जो ह्यूमन राइट्स के ब्रीचेस हैं, वायलेशंस हो रहे हैं, उनको आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, ताकि लोगों को अगर लगे कि हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो डायरेक्टली ह्यूमन राइट काउंसिल में जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। और इसको 15 मार्च 2006 में ये काउंसिल है उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बना दिया था और जो UNHRC है उसने रिप्लेस किया था पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को। इसके अंदर 47 मेंबर्स हैं एंड हर एक मेंबर का टर्म है 3 इयर्स का। ये एक साथ रिलेक्ट नहीं हो सकते, अगर 3 साल का 2 टर्म्स करें उसके बाद दोबारा वो तीसरी बार नहीं रिलेक्ट हो सके। तो अब हम देखते हैं कि हमारा करंट प्रेसिडेंट कौन है। ही इज़ फेडरिको विलेजेस, ही इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ UNHRC। अब देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अ कंट्री, अगर किसी कंट्री को UNHRC से निकालना है तो उसका प्रोसेस क्या है। जो यूंगा है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वो किसी भी काउंसिल मेंबर को सस्पेंड कर सकती है जिसने ह्यूमन राइट वायलेशन कमिट किए हैं और इसके लिए हमें 2/3 मेजोरिटी वोट रिक्वायर है अगर हमें किसी भी मेंबर कंट्री को बाहर करना है। तो जब रशिया को मिल गए हैं 2/3 ऑफ मेजोरिटी, वीटो हो गया है, तो रशिया को बाहर कर दिया है दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से। अब देखते हैं कि जो रशिया का सस्पेंशन हुआ है वो मिलिट्री एग्रेशन की वजह से हुआ जो कि उन्होंने किया था, और जो रेजोल्यूशन था ताकि रशिया को बाहर निकाला जाए वो टाइटल किया गया है सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द रशियन फेडरेशन इन द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के अंदर जो काफ़ी सारे सीरियस कंसर्न्स थे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के जो रशिया ने कमिट किए थे वो हाईलाइट किए गए हैं। जो कैंपेन है वो सस्पेंड किया रशिया ने का, क्योंकि उसके बाद जो फोटोज़ हैं वीडियोज़ हैं जो रशियन आर्मी ने किल्ड किया था बुचा में वो सामने आई थी। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रिम सिचुएशन बन गई थी, काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन बन गई थी दैट मेक रशिया टू मेक आउट वे ऑफ UNHRC। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अमेंडमेंट बिल। तो जो इंडिया है वहाँ पर लोकसभा है, वहाँ पर ये बिल आया है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2022। नाम से ही पता चल रहा है कि जो वेपन्स है लोगों का मास डिस्ट्रक्शन करते हैं उसको हमें हटाना है, उसको दूर करना है। और ये जो बिल है ये पास किया गया है ताकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम एक्ट 2005 दैट इज़ 2005 का ये जो बिल है उसको अमेंड करने की बात की जा रही है। देखते हैं क्या प्रोविजंस हैं, ये बिल क्यों आया है, इसका क्या मेन रोल है। इंडिया के जो इंटरगवर्नमेंटल कमेटीज़ हैं उनका मानना है कि अगर हम ये पास करेंगे तो हमारा जो स्प्रेड है वेपन्स का जो कि इतना ज़्यादा खतरनाक होते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो या कोई भी वेपन हो जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उनका हमें स्प्रेड को लिमिट करना है, ख़त्म करना है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर ट्रांसफ़र ही क्यों ना हो। दैट इज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हम ये वेपन्स को सेल परचेज़ करते हैं वो भी हमें लिमिट करना है। रीजंस देखते हैं। ये जो अमेंडमेंट है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं जहाँ पर ये प्लोरिफिकेशन होता जा रहा है एंड जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उन्होंने भी सैंक्शन लगाया है कि कैसे जो मास डिस्ट्रक्शंस के वेपन्स होते हैं और जो उनका डिलीवरी सिस्टम्स है कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसलिए हमें ज़रूरत है कि ये ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं कि व्हाट आर द मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स। ये कोई भी वेपन हो सकता है, चाहे वो रेडियोलॉजिकल हो, न्यूक्लियर हो, बायोलॉजिकल, केमिकल या कोई भी वेपन जो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है, एज वेल एज जो काफ़ी सारे लोग हैं उनको मार सकता है, इंडिविजुअल्स को भी ग्रेट डैमेज कर सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
बायोस्फीयर हो या फिर नेचुरल स्ट्रक्चर्स हों, तो किसी को भी इनमें से अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है तो हम उसको कैटेगराइज कर देंगे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ओके, यूपीएससी ने सीधा क्वेश्चन पूछना है कि किस पर्टिकुलर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को या किस पर्टिकुलर केसेस में हम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यू शुड नो वेदर इट इज़ ऑफ रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल और एनी अदर वेपन जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है, चाहे वो ह्यूमन हो, बायोस्फीयर हो, नेचुरल स्ट्रक्चर हो या फिर कोई भी डैमेज वो कर रहा है, तो उसमें ये मास डिस्ट्रक्शन में काउंटेबल होगा। अब देखते हैं कि व्हाट डज इंडियाज़ 2005 अमेंडमेंट एक्ट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस। अब जो इंडिया का 2025 एक्ट है उसके अंदर देखते हैं कि क्या डेफिनेशन मेंशन है अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट में जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनको डिफाइन किया गया है, यही वेपन जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे टॉक्सिक वेपन्स या टॉक्सिक एजेंट्स के थ्रू हम होस्टाइल डिस्ट्रक्शन करने की बात करते हैं, चाहे वो होस्टाइल पर्पजेस के लिए हो या फिर कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में वो यूज़ किए जा रहे हों। जो एक्ट है वो डिफाइन करता है केमिकल वेपन्स को जो डेथ कोज करते हैं एंड डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं केमिकल टॉक्सिक वेपन्स। तो उसी के केस में हम बात करते हैं कि दीज आर केमिकली टॉक्सिक वेपन्स। अब देखते हैं कि क्या यूज़ है, क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं जो इसके बायोलॉजिकल, केमिकल और न्यूक्लियर वेपन्स के ट्रांसफ़र को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 जिसने बैन किया था बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992, बायोलॉजिकल कन्वेंशन 1975, इन्होंने भी केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन किया। तो काफ़ी सारे जो ट्रीटीज़ हैं, काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सब ने एक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है या फिर कन्वेंशन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हम बात करते हैं हमारा जो ट्रांसफ़र है, हमारा जो यूज़ है, चाहे वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस का हो, मिलिट्री वेपन्स हो, न्यूक्लियर वेपन्स हो, कोई भी वेपन्स हो, उनको लिमिट करना है ताकि जो कंट्रीज है वो पीसफुली रह सके एंड हमें कभी भी ज़रूरत ना पड़े वॉर में इन पर्टिकुलर वेपन्स के यूज़ की। इसलिए जो दोनों ट्रीटीज़ हैं इनको साइन और इंडिया ने रेटिफाई भी किया है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एंड न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी। ये रेगुलेट करती हैं न्यूक्लियर वेपन्स के प्लोरिफिकेशन को। ये दोनों पर्टिकुलर ट्रीटीज़, एनपीटी आपने सुना होगा, जहाँ पर इंडिया के लिए बात की जा रही है, उसको यूएनएससी में ले जाने की बात की जा रही है, बट जो चाइना है वो वीटो कर देता है, क्योंकि जो इंडिया है दैट इज़ इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, बट जो 5 हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी में वो सिग्नेटरीज नहीं है एंड स्टिल दे हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसलिए काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पर, इस वजह से इंडिया को वहाँ पर वीटो बार बार हो जाता है। तो काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये ट्रीटी लेकर आती हैं ताकि हमारा जो प्लोरिफिकेशन हो वेपन्स का वो रुक सके। तो इसलिए इंडिया भी और दूसरी कंट्रीज़ को भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो प्लोरिफिकेशन है वो कम हो सके, ताकि एक हम प्रोग्रेसिव एंड पीसफुल सोसाइटी की तरफ प्रोसीड कर सकें। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो एंड आप हमें लिख भी सकते हो और info@officerpedia.com. So that was it for today. So thank you and all the best for your preparation.